नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लाश की हत्या नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लाश की हत्या नॉवल का पार्ट 6। 5 मिनट बाद ऑर्डरली कॉफ़ी दे गया। दोनों कॉफ़ी चुसकने लगे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। विजय कुमार ने रिसीवर उठा लिया। दूसरी ओर से कुछ कहा गया। उसके चेहरे पर सतर्कता एवं तत्परता के भाव उत्पन्न हो गए। यस सर, वो बड़े अदब के साथ बोला। दूसरी ओर से बोलने वाला इतनी जोर से बोल रहा था कि ईयरपीस में गूंजती आवाज़ सुधीर को भी सुनाई दे रही थी। विजय कुमार के चेहरे पर व्याप्त भावों, उसके लहजे और इस आवाज़ से जाहिर था कि फ़ोन करता क्राइम ब्रांच का डीआईजी था। कुछ देर बाद यस सर, राइट सर कहने के बाद विजय कुमार ने पोस्टमार्टम कराने की वजह बताने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर से लगातार कुछ कहा जा रहा था। एकाएक विजय कुमार का चेहरा कठोर हो गया। आई एम सॉरी सर, वो दृढ़ स्वर में बोला, बट आई एम द इंचार्ज ऑफ दिस केस एंड आई एम डिस्चार्जिंग माई ड्यूटीज ऑनेस्टली। पोस्टमार्टम विल बी डन। और रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। सुधीर बेहद तारीफी निगाहों से उसे देख रहा था। बुड्ढे का हाजमा क्यों खराब हो रहा है, उसने पूछा है। कहता है होम मिनिस्टर का पीए उस पर देवराज मेहता की लाश का पोस्टमार्टम न कराए जाने के लिए दबाव डाल रहा है। विजय कुमार भन्नाए स्वर में बोला, समझ में नहीं आता ये बड़े कहलाने वाले लोग कानून को खिलौना क्यों समझते हैं। होम मिनिस्टर का पीए ना हुआ, खुदा हो गया। अरे भाई, देवराज मेहता का अखबार सत्तारूढ़ दल के लोगों का गुणगान करता है। उन लोगों से उसके घनिष्ठ संबंध थे। जाहिर है नीना मेहता ने पोस्टमार्टम ना होने देने की अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, इसलिए इतनी हाय तौबा मचवा रही है। वो जितनी चाहे हाय तौबा मचवा ले, अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और उठकर खड़ा हो गया। मैं मोर्ग जा रहा हूँ। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर भी दबाव डाला जा सकता है। मैं भी साथ चलूँ? सुधीर खड़ा होता हुआ बोला। नहीं, ये मेरा विभागीय झमेला है और मैं अफसरशाही का डटकर मुकाबला करूँगा। दोनों साथ साथ बाहर निकले। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जानकारी मुझे भी दे दोगे ना, सुधीर ने पूछा। सिर्फ जानकारी नहीं, अगर कोई दमदार बात सामने आती है तो उसका तमाम क्रेडिट भी। विजय कुमार पुलिस की जीप में सवार होकर चला गया। सुधीर अपनी ब्यूक में सवार हुआ और अपने फ्लैट की ओर ड्राइव करने लगा। ठीक 2 बजे सुधीर ने अपने फ्लैट की घंटी बजाई। सपना ने लगभग फौरन दरवाज़ा खोला। सुधीर ने हैरानी से उसे घूरा। वो सुधीर का ढीला ढाला कुर्ता पैजामा पहने थी। तुम अभी तक सोई नहीं? उसे भीतर दाखिल होते हुए पूछा। नहीं, सपना ने कहा और दरवाज़ा पुनः बंद कर लिया। सुधीर ने देखा ड्राइंग रूम में रूम हीटर ऑन था। फलस्वरूप कमरा गर्म था। लंबे सोफे पर मोटा ऊनी कंबल फैला हुआ था। सोफे के बाजू के साथ कुशन सटे हुए थे। सेंटर टेबल पर जेम्स हेडली चेज का पेपर बैक नॉवल खुला उल्टा रखा था। स्पष्ट था कि सपना सोफे पर कंबल ओढ़े लेटी नॉवल पढ़ रही थी। सुधीर निढाल सा सोफा चेयर में पसर गया। सपना कंबल लपेटकर सोफे पर बैठ गई। घर नहीं जाओगी? सुधीर ने पूछा। नहीं, सपना बोली, माँ को फ़ोन कर चुकी हूँ। तो फिर सो जाना था, या राजेश की बर्थडे पार्टी में रात भर जागना भी शामिल है? सपना मुस्कुराई। ये तो उससे मिलने पर ही पूछा जाएगा। आपने कुछ खाया? नहीं, तुमने? केक काफ़ी बचा था, मुझसे जितना खाया गया मैंने खा लिया, बाकी रखा है, लाए देती हूँ। सपना उसी तरह कंबल लपेटे उठी और किचन से केक उठा लाई। सुधीर भूखमरों की तरह केक पर टूट पड़ा। किसी मिस्टर जयंतनाथ ने 2 बार फ़ोन किया था, सपना ने जानकारी दी। किस लिए? सुधीर बोला, फिर अचानक चौंकते हुए पूछा। क्या कहा? किसका फ़ोन था? दिल्ली के किसी वकील जयंतनाथ का। क्या कह रहा था? आपसे मिलने के लिए बेताब प्रतीत होता था। होने दो, सुधीर केक खत्म करता हुआ लापरवाही से बोला। कॉफ़ी लोगे? नो थैंक यू वेरी मच। आप अब तक रहे कहाँ? तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। सपना ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, दूसरी ओर से कुछ कहा गया। यस सर, ज़रा होल्ड कीजिए, सपना ने कहा और माउथपीस पर हाथ रखकर बोली, वकील जयंतनाथ है। सुधीर बेमन से उठा, उससे रिसीवर ले लिया। हेलो, वो बोला। मिस्टर सुधीर रंजन, जयंतनाथ का स्वर सुनाई दिया। मैं आपसे कुछ बेहद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। फरमाइए। फ़ोन पर नहीं, पर्सनली, और अभी।
इस वक्त रात के 2:15 बजने वाले हैं। मुझे भी पता है, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तत्पश्चात संबंध विच्छेद कर दिया गया। सुधीर रिसीवर रखकर वापस सोफा चेयर में आ धंसा। क्या चक्कर है? सपना ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। दिल्ली का कोई वकील आप में एकाएक कैसे इतनी दिलचस्पी लेने लगा? जवाब में सुधीर ने उसे देवराज मेहता की हत्या का किस्सा सुना डाला। सुधीर का कथन समाप्त होते ही डोरबेल की आवाज़ गूंजी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर जयंतनाथ मौजूद था। आइए वकील साहब, सुधीर एक तरफ हटता हुआ बोला। जयंतनाथ भीतर आ गया। सुधीर ने पुनः दरवाज़ा बंद कर दिया। बैठिए वकील साहब, सुधीर ने सोफा चेयर की ओर संकेत किया। जयंतनाथ ने संकित भाव से सपना की ओर देखा, फिर सकुचाता सा बैठ गया। सुधीर ने सपना से उसका परिचय कराया। उसकी बगल में दूसरी सोफा चेयर में बैठ गया। फरमाइए, मैं आपसे एक बेहद गोपनीय मसले पर अकेले में कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ। ज़रूर करिए, लेकिन अगर अकेले में से आपका आशय मेरी सेक्रेटरी को दूसरे कमरे में भेज देना है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। जयंतनाथ ने बेचैनी से पहलू बदला। सुधीर समझ नहीं पा रहा था ऐसा कौन सा गोपनीय मसला था जिसने भयानक सर्दी की रात में धूर्त आंखों वाले इस वकील को बेवक्त यहाँ दौड़ने पर मजबूर कर दिया था। मेरा ख्याल है, सुधीर उसे प्रोत्साहित करने की नीयत से बोला, आपने किसी होटल में रात गुजारने और सुबह दिल्ली के लिए वापस प्लेन पकड़ने की बात कही थी। हाँ, मैं अकबर होटल में ठहरा हूँ, जयंतनाथ बोला। अकबर होटल 5 स्टार होटल था। इंस्पेक्टर विजय कुमार को इस बात की सूचना दे दी है। पुलिस हेडक्वार्टर में फ़ोन द्वारा उसके लिए मैसेज छोड़ दिया था। गुड, अब आप असली बात पर आ जाइए। देखिए मिस्टर सुधीर रंजन, देवराज मेहता के निवास स्थान पर आपका परिचय जानने और वहां तफ्तीश के लिए आए इंस्पेक्टर का आपके साथ व्यवहार देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था, जयंतनाथ ने कहा। हालांकि सुधीर साफ नोट कर रहा था कि वो उन आदमियों में से नहीं था जो किसी से प्रभावित हो सके। जाहिर था कि उसकी गरज उसे यहाँ खींच लाई थी, इसलिए मैंने आपको ही अपने काम के लिए मुनासिब समझा। इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बतौर प्राइवेट डिटेक्टिव आपकी सेवाएं प्राप्त करना चाहता हूं। किस सिलसिले में? बताता हूं, जयंतनाथ बोला। हालांकि मैं सुबह 10 बजे दिल्ली जाने वाली लोकल फ्लाइट पर अपनी सीट रिजर्व करा चुका हूं। मौजूदा हालात को देखते हुए मैं नहीं चाहता कि जिस काम से इस शहर में आया था उसे अधूरा छोड़कर चला जाऊं। तनिक रुककर बोला, आज रात देवराज मेहता की हत्या के बाद शुरू में मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरे आने का मकसद एक किस्म से पूरा हो चुका था और खुशी से वापस लौटकर अपने क्लाइंट को बता सकता था कि उसकी परेशानी खत्म हो चुकी थी। सुधीर खामोशी से बैठा सुनता रहा। कंबल में लिपटी सपना असमंजसतापूर्वक बारी बारी से उन दोनों की तरफ देख रही थी। लेकिन बाद में गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि मेरी समस्या और जटिल हो गई थी। जयंतनाथ ने कहना जारी रखा, जो मसला मैं देवराज मेहता से तय करने आया था वो उसकी मौत के बाद वहीं का वहीं लटक गया। मौजूदा हालात में मेरी समस्या का ताल्लुक इन बातों से है। देवराज मेहता के प्राइवेट कागजात का मालिक कौन बनेगा? उसके उन कागजातों का क्या किया जाएगा? ज़ाहिरा तौर पर उसकी विधवा ही मालिक बनती प्रतीत होती है। क्या वो उसके वीकली पेपर का प्रकाशन चालू रखेगी? भविष्य में उसमें क्या छपना है, इस बात की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होगी? वगैरह वगैरह। इन सारी बातों का आपसे या आपके क्लाइंट से क्या ताल्लुक है? जयंतनाथ कुर्सी में और ज़्यादा धंस गया। उसने पैनी निगाहों से सुधीर को घूरा, फिर क्षमा याचना पूर्वक सिगरेट निकालकर सुलगाई। मेरे इस शहर में आने की वजह बेहुदा होते हुए भी अपने आप में बड़ी माकूल है। वो ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला, मैं देवराज मेहता को 1 लाख रुपया देकर बदले में उससे खास किस्म के कुछ ऐसे कागजात लेना चाहता था जो अगर उसके वीकली पेपर में छप जाते तो मेरे क्लाइंट का, जिसने मुझे यहाँ भेजा है, भारी अहित कर सकते थे। हालांकि ब्लैकमेलिंग जैसी बातों के मैं ज़ाती तौर पर सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन इस मामले में दूसरा कोई चारा नहीं था। अपने क्लाइंट की भलाई की खातिर मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं रकम देकर गुड फेथ में कागजात हासिल करने वाला था, मगर अब देवराज मेहता मर चुका है और मुझे यकीन है कि वो कागजात उसकी स्टडी में ही मौजूद होने चाहिए, क्योंकि वो उनको मुझे सौंपने वाला था। वे कागजात निश्चित रूप से अब उसके पास पहुंच जाएंगे जो देवराज मेहता के प्राइवेट कागजात का मालिक बनेगा। समस्या ये है कि कल सुबह अगर मैं खाली हाथ वापस दिल्ली लौट जाता हूँ तो मेरे क्लाइंट पर मेरे नाकामयाबी की वजह से क्या गुजरेगी ये बात मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। उस बेचारे की पतली हालत और ज़्यादा पतली हो जाएगी। मुमकिन है वो नाउम्मीद होकर खुदकुशी भी कर ले, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इसलिए? हाँ, माफ़ करना वकील साहब, मैं आपका मतलब नहीं समझा। इससे पहले कि वे कागजात किसी और के हाथ लगे, उसे उनकी अहमियत का पता चले, मैं समझता हूँ आप उन्हें फ़ौरन हासिल कर सकते हैं। ये आपने कैसे सोच लिया? देवराज मेहता की स्टडी पर पुलिस का पहरा है, लेकिन संबंधित पुलिस अधिकारी से आपके ताल्लुकात कितने गहरे हैं ये मैं खुद देख चुका हूँ। आप कोई ना कोई टिकड़म लगाकर आज की रात में स्टडी के भीतर आसानी से जा सकते हैं।
मुझे यकीन है कि कागजात के लिए आपको ज़्यादा छानबीन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तमाम इंतज़ाम हो चुके थे और देवराज मेहता उन्हें आज ही रात मुझे सौंपने वाला था। इसलिए कागजात उसने अपने डेस्क के ही किसी दराज में रख छोड़े होंगे। आप चाहते हैं मैं चोरी करूं? मैं ऐसा नहीं मानता। आपके ना मानने से भी ये चोरी ही रहेगी। आप जो चाहे नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे नेक काम समझता हूं, क्योंकि ऐसा करके एक शरीफ आदमी की ज़िंदगी तबाह होने से बचाई जा सकती है। जो शरीफ होते हैं उनकी जान को ऐसे बवाल नहीं होते। खैर, मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। आप ये बताइए, जिन कागजातों की एवज में आप 1 लाख रुपया देने वाले थे, वे आखिर हैं क्या? मुझे उनका पता कैसे चलेगा? दरअसल वे एक ऐसे समझौते के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो मेरे क्लाइंट को कानूनन बुरी तरह फंसा सकते हैं और उसकी मान प्रतिष्ठा को ज़बरदस्त धक्का लगा सकते हैं। अपने क्लाइंट का नाम मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप पर भरोसा है इसलिए आपको बताए देता हूँ। उसका नाम सचिंद्र सहाय रस्तोगी है। आपके लिए ये नाम अपरिचित हो सकता है, मगर ये शख्स दिल्ली की एक जानी मानी हस्ती है। करीब 1.5 साल तक वो कॉरपोरेशन का मेयर भी रह चुका है। उसी दौरान कुछ ठेकेदारों से उसकी साठगांठ रही थी। वे कागजात इस बात का ठोस सबूत है कि उसने ठेके देने के बदले में उन ठेकेदारों से नाजायज़ रकम हासिल की थी। हालांकि उन कागजातों को फौरन नष्ट न करके अपने साथ बांधे फिरना सचिंद्र सहाय रस्तोगी की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, लेकिन कुछ वजह ऐसी थी कि उन्हें नष्ट न करके यहाँ साथ लाने पर मजबूर था। कई मामले ऐसे थे जो यहीं राजनगर में तय किए गए थे। जिस दिन उसने यहाँ से दिल्ली लौटना था, उससे पहली रात में वे कागजात उसके होटल के कमरे से चोरी चले गए थे। चोर एक ऐसी औरत थी जो सचिंद्र सहाय रस्तोगी के राजनगर के प्रवास में उसकी अंतरंग बन गई थी, जबकि असलियत से वो देवराज मेहता के लिए ऐसे ही उल्टे सीधे काम किया करती थी। देवराज मेहता ने 1 लाख रुपए की बड़ी सफाई से मांग करते हुए उन कागजात की फोटोस्टेट कॉपियां मेरे क्लाइंट को भेजी थी। साथ में इस बात की ढकी छुपी धमकी भी दी थी कि रकम ना देने की सूरत में वे कागजात योर बॉयस में छाप दिए जाएंगे। देवराज मेहता को रकम देने से पहले मैंने उन कागजातों का फोटोस्टेट कॉपियों से मिलान कर लेना था। मुझे वे फोटोस्टेट कॉपियां दिखाओ, सुधीर बोला। अगर मैं देवराज मेहता की स्टडी में दाखिल होने में कामयाब हो जाता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या चीज़ चुरानी है। जयंतनाथ हिचकिचाया। देखिए, ये बहुत ही नाजुक मामला है, वो बोला, लेकिन मैं आपकी नेक नियति पर भरोसा कर रहा हूँ कि आप इसे अपने तक ही रखेंगे। दिखाओ तो सही, ताकि पता चले मामला कितना नाजुक है, सुधीर शुष्क स्वर में बोला। अभी तक तो मैं सिर्फ इतना समझा हूँ कि आपका क्लाइंट कोई ऐसा बदमाश आदमी है जो बेईमान ठेकेदारों से मिलकर जनता के पैसों से अपनी जेबें भर रहा था। अगर आपने मुझसे काम कराना है तो फोटोस्टेट कॉपियाँ दिखानी पड़ेगी, वरना आप अपने बेहुदा ऑफर सहित यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। जयंतनाथ ने आश्चर्य एवं विश्वासपूर्वक उसे घूरा। मिस्टर सुधीर रंजन, दरअसल मैं जल्दी फैसला करो, सुधीर उसकी बात काटता हुआ बोला। उसूलन मैं ब्लैकमेलर को एक ऐसा सांप समझता हूँ जिसका कुचला जाना ही बेहतर है, लेकिन ब्लैकमेल किए जाने वाले कुछ लोग भी इस किस्म के होते हैं कि उनके साथ वैसा होना ही चाहिए। आपका शरीफ और इज्जतदार क्लाइंट सचिंद्र सहाय रस्तोगी मुझे इसी किस्म का आदमी मालूम पड़ता है। यकीन मानो, अगर मैं किसी अखबार का मालिक होता तो वे कागजात मैंने निश्चित रूप से छाप देने थे, ताकि भेड़ की खाल पहने उस भेड़िए की असलियत जानकर जनता उससे सावधान हो जाती। मेरी निगाहों में मृत देवराज मेहता ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करके कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उन कागजात को न छाप कर उसने बड़ा भारी गुनाह किया था। सुधीर ने सख्त स्वर में पूछा, आप मुझे फोटोस्टेट कॉपियाँ दे रहे हैं या नहीं? हालात को देखते हुए मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, जयंतनाथ ने भरी सी आवाज़ में कहा और कोट की भीतरी जेब में से एक लिफाफा निकालकर अनिच्छापूर्वक उसे थमा दिया। सुधीर ने लिफाफा खोलकर कागजात बाहर निकाले, सरसरी निगाह से उन्हें देखा, वापस लिफाफे में डाले और जयंतनाथ को लौटा दिए। इन कागजात के बदले में आपने देवराज मेहता को कितने रुपए देने थे? उसने पूछा। 1 लाख। ये रकम आप लाए थे? वो तो लानी ही थी। इस वक्त रकम कहाँ है? जयंतनाथ ने असमंजसतापूर्वक उसकी तरफ देखा। होटल के मेरे कमरे में। आपका कमरा नंबर कितना है? 147। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ मिस्टर जयंतनाथ, लेकिन आपकी फ़ीस वही जो आप देना चाहते थे। अगर आप कागजात लेकर मेरे हवाले कर दें तो 10,000 रुपये ठीक रहेंगे? जी नहीं, सुधीर सपाट स्वर में बोला, पूरा 1 लाख ही ठीक रहेगा। जयंतनाथ ने जल्दी जल्दी पलकें झपकाई। 1 लाख? वो कलपता हुआ सा बोला। इस मामूली काम के लिए? नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा सरासर धांधली है। मैं नहीं, आपके पास जो 1 लाख रुपया है उसे आप सिर्फ इन कागजात को खरीदने के लिए ही लाए थे। अगर रात 9:15 बजे तक उनकी कीमत इतनी थी तो अभी तक भी इतनी ही है। 10,000 रुपये से बात नहीं बनेगी। अगर आपके सराफत नापने के पैमाने के मुताबिक आपका वो क्लाइंट शरीफ, ईमानदार और इज्जतदार है, तो मुझ में ये सारी बातें उससे कई गुना ज़्यादा है। अच्छी तरह समझ लो, मैं आपका ये गंदा काम 1 लाख रुपए में ही करूँगा, 1 पैसा भी कम नहीं होगा।
आपकी मर्जी है, कराओ या मत कराओ। जयंतनाथ के चेहरे से लाचारी और बेबसी टपकने लगी। ठीक है, मुझे ये रकम कागजात के बदले में ही देनी थी। मेरे क्लाइंट के लिए तो ये अभी भी ब्लैकमेलिंग है, वो कड़वे स्वर में बोला। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग नहीं, मेरे काम की उजरत है। जयंतनाथ उसे घूर कर रह गया। वकील साहब, सुधीर अपेक्षाकृत नम्र स्वर में बोला, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? क्या? मेरी उस बात का ताल्लुक आपके उस मसले से जरा भी नहीं है। मैं मात्र उत्सुकतावश पूछना चाहता हूँ। क्या आपने देवराज मेहता से मुलाकात होने का कई घंटे इंतजार किया और आप जिस कमरे में ठहरे थे वो स्टडी के बिल्कुल सामने था। आपका उसके साथ अपॉइंटमेंट भी था। तो क्या आपके दिल में एक बार भी ये नहीं आया कि स्टडी में दंदनाते हुए जा घुसे और पूछे कि वो आखिर आपको बुला क्यों नहीं रहा था? आया था, एक बार नहीं कई बार आया था। तो फिर आप स्टडी में गए नहीं? क्यों? इसलिए कि मुझे अच्छी तरह खबरदार कर दिया गया था। स्टडी के दरवाजे पर जलता लाल बल्ब इस बात का ऐलान था कि बगैर बुलाए उसके पास फटकने की भी कोशिश ना की जाए। मैं क्योंकि देवराज मेहता को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई सी। सुधीर खड़ा हो गया। ठीक है, अब आप अपने होटल लौट जाइए। अगर कुछ दाल दलिया बना तो मैं 1 घंटे तक आपको फ़ोन कर दूंगा। जयंतनाथ उठा और हाथ मिलाकर चला गया। सपना ने रोषपूर्वक सुधीर की ओर देखा। तो आजकल आप पेशेवर चोर भी बन गए हैं? वो बोली। हाँ। वजह? कोई खास नहीं, फिर भी जिस काम का अंजाम अच्छा हो वो बुरा नहीं होता। देवराज मेहता की स्टडी में चोरी करने का अंजाम अच्छा होगा? हाँ। कैसे? उससे मिले 1 लाख रुपए को डिफेंस फंड या बाढ़ पीड़ित सहायता कोष वगैरह में दान देंगे। सुधीर हंसता बोला। तुमने शायद नोट नहीं किया, असल में वो मक्कार वकील 10,000 मुझे टिकाकर बाकी 90,000 खुद डकार जाना चाहता था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आपको इस बखेड़े में पड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। हरामखोरों के हलक में से जो भी निकल आए अच्छा है, सुधीर ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। तुम आराम से सो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ वकील के 1 लाख रुपए हलाल करने की दिशा में कुछ किया जा सकता है या नहीं। सुधीर फ्लैट से बाहर निकला। अपने पीछे सपना द्वारा दरवाज़ा बंद करने की आहट सुनी। सीढ़ियाँ तय करके नीचे पहुंचा और ब्यूक में सवार हो गया। ब्यूक तेजी से बीच रोड की तरफ फिसलने लगी। देवराज मेहता के आवास स्थान पर कार रोकते समय सुधीर ने देखा काली एम्बेसडर, नीली फिएट और सुरेश दुग्गल के स्कूटर के अलावा एक पुरानी कत्थई एम्बेसडर भी वहां मौजूद थी। सुधीर ब्यूक से उतरा। पोर्टी को पार करके उसने डोरबेल का बटन दबा दिया। चंद क्षणों उपरांत प्रवेश द्वार खुला। सुधीर ने देखा दरवाजा खोलने वाला एक 25-26 वर्षीय युवक था। कदबूत और रूप रंग से कोई फिल्म स्टार सा प्रतीत होता था। वो दरवाजे के बीचों बीच अड़ा खड़ा था। कहिए, युवक बोला। सुधीर ने एक बार फिर उसे सर से पांव तक घूरा। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है, वो बोला, तो आप मिस्टर जगमोहन हैं, मृत देवराज मेहता के सेक्रेटरी। जी हाँ। युवक, जो कि वास्तव में जगमोहन ही था, चौंका। आपकी तारीफ? मेरा नाम सुधीर रंजन है, पेशे में प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। देवराज मेहता की हत्या के वक्त भी संयोगवश से मैं यहीं मौजूद था। अब आप किस लिए तशरीफ़ लाए हैं? कुछ काम बाकी रह गया था, उसी को निपटाने। जहाँ तक मैं समझता हूँ पुलिस की तफ्तीश खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरी तफ्तीश अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपकी तफ्तीश? सुधीर ने उसके चेहरे पर निगाहें जमा दी। हाँ। उसने पूछा, क्या इरादा है, हटते हो या मैं हटाऊं? जगमोहन के चेहरे पर नाराज़गी के भाव प्रकट हुए। फिर वो अनिच्छापूर्वक एक तरफ हट गया। सुधीर भीतर हॉल में दाखिल हुआ। बलराज मेहता और नीना मेहता सोफे पर बैठे थे। उनके सामने विस्की के भरे ग्लास रखे थे। दोनों के चेहरे और आंखों से जाहिर था कि अच्छी खासी पी हुई थी। बलराज मेहता थका और सोच विचार में उलझा सा प्रतीत होता था। नीना मेहता परेशान और गहरी कसमकस में फंसी नजर आती थी। दोनों ने प्रश्नात्मक दृष्टि से सुधीर की ओर देखा। कहिए, बलराज मेहता ने पूछा। दोबारा बेवक कैसे तकलीफ की मिस्टर सुधीर रंजन? ओह, तो आप हैं? सुधीर के कुछ कहने से पहले नीना बोल पड़ी। मैं बताती हूँ, ये जनाब इनाम लेने आए हैं क्योंकि इनके 1 मिनट देर से आने की वजह से मेरा पति मारा गया। देखिए मिसेस मेहता, सुधीर ने प्रतिवाद करना चाहा। आप गलत हो सकता है, नीना मेहता कड़वे स्वर में बोली। तो फिर आप ये देखने आए होंगे कि आपके जिद्दी पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त की बेवकूफ़ाना जिद की वजह से मेरे पति की लाश की जो दुर्गति हो रही है उसकी मुझ पर क्या प्रतिक्रिया हुई है। ऐसी बात भी नहीं है, सुधीर बोला। दरअसल मैं आप लोगों से नहीं बल्कि मिस्टर जगमोहन से मिलने आया हूँ। जगमोहन प्रवेश द्वार बंद करके हॉल में आ चुका था। मुझसे? वो बोला। लेकिन मैं इंस्पेक्टर विजय कुमार से पुलिस हेडक्वार्टर में मिलकर कुछ ही देर पहले लौटा हूँ। कोई बात नहीं, मुझसे बातें करने में आपका ही फायदा है। मिस्टर सुधीर रंजन, नीना मेहता ने टोका। आम लोगों की तरह आप भी मेरे पति से नफरत करते थे? मैं तो आपके पति को जानता तक नहीं था मैडम, सुधीर ने कहा। फिर जगमोहन से बोला, आइए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा
और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उस कमरे की तरफ बढ़ा जो जगमोहन का ऑफिस था और जहां बैठकर विजय कुमार ने बयान लिए थे। हिचकिचाता सा जगमोहन भी उसके पीछे चल दिया। दोनों कमरे में प्रवेश कर गए। मेरा ख्याल है, सुधीर दरवाज़ा बंद करने के बाद बोला, देवर भाभी अकेले रहकर मातम मनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनके पास ठहरना मुनासिब नहीं समझा। मुझे याद नहीं पड़ता कि देवराज मेहता ने कभी अपने भाई को जरा भी लिफ्ट दी थी, जगमोहन ने लापरवाही से कहा। इसकी वजह शायद नीना और बलराज को लेकर फैली अफवाहें थी। खैर कुछ भी सही, सुरेश दुग्गल ने देवराज मेहता की हत्या करके इन दोनों पर परोक्ष रूप से भारी एहसान किया है। इनके लिए अब कोई रुकावट बाकी नहीं रह गई है। बलराज मेहता आमतौर से यहाँ आता रहता है? नहीं। इसके आज यहाँ आने की कोई खास वजह थी? पता नहीं। बलराज मेहता का कहना था कि किसी निजी मामले पर अपने भाई से विचार विमर्श करने आया था। अच्छा ये बताओ, सुधीर ने बेतकल्लुफी से पूछा, देवराज मेहता की मौत के बाद अब यहाँ तुम्हारी क्या स्थिति है? मेरी नौकरी खत्म, जगमोहन लापरवाही से बोला। हालांकि देवराज मेहता निहायत घटिया आदमी था, लेकिन तनख्वाह मोटी और काम की भरपूर सहूलियतें देता था। उसके अखबार का क्या होगा? तेजी से सर्कुलेशन घटेगी, फिर जल्दी ही बंद करने की नौबत आ जाएगी। क्यों? इसलिए कि अखबार की कामयाबी की वजह उसका नाम, रसूख और असर थे। उसके मरते ही ये सब खत्म हो गए। अब ना तो बड़े बड़े विज्ञापन मिलेंगे और ना ही उसकी जगह कोई आदमी इतनी दिलेरी से खुल्लम खुल्ला दूसरों की निजी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोल सकता है। मेरा मतलब है, उसके उन कागजातों का वारिस कौन बनेगा जिनसे कथित बड़े लोगों की जिंदगी के कच्चे चिट्ठे मौजूद हैं और जो आज तक छपे नहीं हैं। जगमोहन समझता प्रतीत नहीं होता था कि सुधीर का वास्तविक आशय क्या था। वे सब उसकी निजी संपत्ति थे, वो लापरवाही से बोला। और मेरी जानकारी के मुताबिक उनकी वारिस अब नीना मेहता है और वो उन सबको आंख भींचकर आग लगा देगी। अच्छा? हाँ, क्योंकि उसे देवराज मेहता के इन बखेड़ों से बेहद नफरत थी। अखबार से की गई कमाई तो उसे पसंद थी, लेकिन अखबार की गंदी पॉलिसी के खिलाफ थी। सुधीर ने दीवारों के साथ लगी फाइलिंग कैबिनेट पर निगाहें डाली। देवराज मेहता अपने ये कागजात यहीं रखता था? नहीं, जो कागजात उसकी नज़र में विस्फोटक होते थे और जिन पर वो मेरी निगाहें भी नहीं पड़ने देना चाहता था, उन्हें ऊपर अपनी स्टडी में अपने डेस्क की दराजों में ही रखता था। अचानक जगमोहन के स्वर में कड़वाहट घुल गई। उसने एक रोज मुझसे साफ कहा था कि उसके पास ढेर सारा ऐसा मामला था जो बारूद की तरह खतरनाक है, जिसे वो इसलिए नहीं छाप रहा क्योंकि लोग तबाह हो सकते थे, और मेरी नज़रों से भी इसलिए उसे दूर रखता था कि कहीं उसे देखकर मैं उन लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू न कर दूं। जहन्नुम में जाए, अब मर चुका है और उसकी मौत का मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है। तुम्हें ही क्यों, उसकी मौत का किसी को भी ज़रा भी अफसोस नहीं है, कहकर सुधीर ने पूछा, क्या ये सही है कि जब उसकी स्टडी के बाहर लाल बल्ब जलता रहता था तो किसी को भी बगैर बुलाए अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी? हाँ, सिवाय उसकी बीवी के, जगमोहन ने हिकारत से कहा। स्टडी में बंद होने के बाद वो सिर्फ अपने उन खास मुलाकातियों से ही मिलता था जिनका उसके साथ अपॉइंटमेंट होता था और जिन्हें मैंने पिछली सीढ़ियों वाले रास्ते से ऊपर पहुंचाना होता था। सुरेश दुग्गल भी वैसा ही खास मुलाकाती था। हाँ, उसका अपॉइंटमेंट 8:30 बजे का था और वो सही वक्त पर आ पहुंचा था। सुरेश दुग्गल के अलावा किसी और के साथ भी देवराज मेहता का अपॉइंटमेंट था? नहीं। तो फिर जयंतनाथ क्यों आ टपका था? उसका कहना था कि देवराज मेहता से उसकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी और उसी ने उसे यहाँ बुलाया था। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जगमोहन, सुधीर बोला। अब मुझे देवराज मेहता की स्टडी में एक बात चेक करनी है, और दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन वहाँ तो एक पुलिसमैन मौजूद है और उसका कहना है कि उसे आदेश है किसी को भी स्टडी में ना जाने दिया जाए, कहकर जगमोहन ने पूछा, इसकी क्या वजह है? क्या देवराज मेहता का मर्डर सुलझा नहीं? ये मात्र पुलिस रेगुलेशन है। जहाँ हत्या हुई होती है उस स्थान को कुछ समय के लिए सील कर दिया जाता है ताकि वहाँ मौजूद क्लू डिस्टर्ब न किए जा सकें। सुधीर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। हॉल से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ जाते वक्त उसने नोट किया, बलराज मेहता और नीना मेहता सोफे पर एक दूसरे से लगभग सटे बैठे थे। उन्होंने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। सुधीर ऊपर गलियारे में पहुंचा। हेड कांस्टेबल राम सिंह अपने ओवरकोट में सिकुड़ा सा स्टडी के दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठा बीड़ी फूंक रहा था। वो इंस्पेक्टर विजय कुमार के दोस्त के रूप में सुधीर से भी खासा परिचित था। आप वापस आ गए? राम सिंह ने ताज्जुब से पूछा। हाँ भाई, इंस्पेक्टर विजय कुमार से दोस्ती है तो निभानी भी पड़ती है, सुधीर ने जवाब दिया। जी? दरअसल वो हेडक्वार्टर में बेहद व्यस्त है, बेचारे को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। कहने लगा कि मैं उसकी खातिर स्टडी में एक बार चेक कर लूं तो वो सारी सरदर्दी से बच जाएगा। मैं इनकार नहीं कर सकता। तनिक रुककर सुधीर ने जल्दी जल्दी जेबें थपथपाई, फिर बड़बड़ाया, सत्यानाश, वो चाबी देनी भूल गया और मुझे मंगानी याद नहीं रही। उसने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। खैर कोई बात नहीं, इन्हें ट्राई करता हूँ, अगर ताला खुल गया तो ठीक है,
वरना वापस हेडक्वार्टर्स जाना पड़ेगा। और स्टडी के दरवाजे की ओर बढ़ा। राम सिंह हचकचाकर कुर्सी से खड़ा हो गया। लेकिन सुधीर बाबू, मुझे आदेश है कि किसी को भी स्टडी में ना घुसने दिया जाए। सुधीर दरवाजे के एकदम पास पहुंचकर उसकी तरफ पलटा। क्या विजय ने तुमसे ये भी कहा है कि मुझे भी अंदर ना जाने दो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तो खास तौर पर नहीं कहा, लेकिन बहस में मत पड़ो राम सिंह। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई बात आए, इसलिए नीचे जाओ और अपने इंस्पेक्टर को फ़ोन करके अपनी तसल्ली कर लो। राम सिंह हिचकिचाया। व्यस्त विजय कुमार को डिस्टर्ब करना उसकी निगाहों में समझदारी नहीं थी। उसकी जानकारी के मुताबिक सुधीर पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने वाला आदमी था। ठीक है, वो बोला, आप चेक कर लीजिए। राम सिंह पुनः कुर्सी पर बैठ गया। उसने नई बीड़ी जलाई और उत्सुकता वह स्टडी की तरफ घूम गया। सुधीर एक एक करके चाबियां की होल में फंसाने की कोशिश करने लगा। छठी दफा में कोशिश कामयाब हुई। ताला खुल गया। वो भीतर दाखिल हुआ। स्टडी में पूर्ववत लाइटें ऑन थी। सुधीर ने चारों तरफ खोजपूर्ण निगाहें घुमाई। सब कुछ यथावत था। इकलौती तब्दीली यही नजर आई कि देवराज मेहता की लाश हटाई जा चुकी थी। वो तेजी से डेस्क के पास पहुंचा। अपनी ओर ताकते राम सिंह की ओर देखकर नीचे झुका। ड्रॉर खोलकर वहां मौजूद फाइलों, मोटे लिफाफे और एक जगह नत्थी कागजातों को सरसरी मगर सतर्क निगाहों से देखा। एक एक करके सारे ड्रॉर्स छान मारे, लेकिन सचिंद्र सायर रस्तोगी संबंधित एक भी कागज उसके हाथ नहीं लगा। अलबत्ता इस छानबीन में और बहुत सा ऐसा मसाला नजर आया जिसे वाकई बारूद की संज्ञा दी जा सकती थी। निराश सुधीर अंतिम ड्रॉर बंद करने ही वाला था। अचानक किसी अज्ञात प्रेरणावश उसकी नजरें स्टडी के दरवाजे की ओर उठ गई। अगले ही क्षण उसके जिस्म को मानो लकवा मार गया। दरवाजे में खड़ा इंस्पेक्टर विजय कुमार कहर भरी निगाहों से उसी को घूर रहा था। सुधीर धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसका दिमाग इस स्थिति से निपटने का तरीका सोचने की दिशा में सक्रिय हो उठा। आई एम सॉरी विजय, वो बोला, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं मिली। कौन सी चीज़? विजय कुमार के स्वर में कोड़े जैसी फटकार थी। अचानक सुधीर के दिमाग में बिजली सी कौंधी, जो आराम से ही उसे खटक रही थी, वो अनायास ही अपने आप सूझ गई। पेपर कटर, वो उत्साहित स्वर में बोला। क्या? पेपर कटर या पेपर नाइफ या और कोई चीज़ जिसे देवराज मेहता डाक के लिफाफे काट कर खोलने के लिए इस्तेमाल किया करता था। सुधीर ने डेस्क पर मौजूद काट कर खोले गए खाली लिफाफों की ओर इशारा किया। देखो ना, तमाम लिफाफे कितनी सफाई से काटे गए हैं। विजय कुमार के चेहरे पर असमंजसता, प्रसन्नता और उत्सुकता के मिले जुले भाव उत्पन्न हो गए। खुद सुधीर भी कम हैरान नहीं था। उसकी झूठी सफाई ने विजय कुमार का सारा क्रोध काफुर कर दिया था। विजय कुमार उसके पास आ गया। तुम्हें पूरा यकीन है पेपर कटर या नाइफ, वो जो कुछ भी था, इस वक्त नहीं है? हाँ, बशर्ते कि देवराज मेहता ने ऐसी चीजें छुपा कर रखने के लिए कोई खास जगह नहीं बना रखी थी और जो मेरी निगाहों से बच नहीं गई है। विजय कुमार ने सहमति सूचक सिर हिला दिया। राम सिंह, वो बोला, नीचे मृतक का सेक्रेटरी जगमोहन है, उसे बुला कर लाओ। तुम्हें भी मजेदार बातें सोचती है, विजय कुमार भारी स्वर में बोला। किसी गुमशुदा पेपर नाइफ का भला सुरेश दुग्गल द्वारा देवराज मेहता को शूट किए जाने से क्या ताल्लुक हो सकता है? सुधीर एकदम चुप था। बाहर गलियारे में राम सिंह के पीछे जगमोहन चला आ रहा था। आपने बुलाया था इंस्पेक्टर? उसने भीतर दाखिल होकर पूछा। हाँ, हम जानना चाहते हैं कि देवराज मेहता अपनी डाक किस चीज़ से खोला करता था। विजय कुमार ने डेस्क पर रखे खाली लिफाफों के ढेर की ओर संकेत किया। ये सब काट कर खोले गए हैं। वो पेपर नाइफ इस्तेमाल किया करता था, वो डेस्क पर ही होगा, हमेशा यहीं रखा रहता था, जगमोहन ने कहा और डेस्क के एकदम पास आ खड़ा हुआ। वो स्टील का एकदम लंबा चमचमाता नोकीला चाकू था। दोनों सिरे ब्लेड की धार जितने पैने थे। देखने में जितना खूबसूरत था उतना ही मजबूत भी था। उसने सर हिलाया। अजीब बात है, इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, जबकि हमेशा सामने ही पड़ा रहता था। मुमकिन है किसी ड्रॉअर में हो। नहीं, हमने तमाम ड्रॉअर्स देख लिए हैं, विजय कुमार बोला। तुम्हें याद है आखिरी दफा उसे कब यहाँ देखा गया था? जगमोहन ने सोचने की कोशिश की। सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा है। दरअसल वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की एक ऐसी मामूली चीज़ जिसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं था। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वो हमेशा यहीं रखा होता था। लिफाफे की हालत से जाहिर है कि आज शाम भी उसने वही इस्तेमाल किया था। हाँ, लगता तो यही है, विजय कुमार बोला। ऑल राइट, तुम जा सकते हो। थोड़ी देर बाद मैं तुम सब लोगों से बातें करना चाहूँगा, इसलिए मेहरबानी करके सब यहीं रहें। जगमोहन के चेहरे पर ऐसे भाव उत्पन्न हुए मानो वो प्रतिवाद करना चाहता था, लेकिन प्रकट में कुछ नहीं बोला। वो खामोशी के साथ स्टडी से बाहर निकल गया। विजय कुमार विचारपूर्वक चहलकदमी करने लगा। अचानक वो सुधीर की ओर पलटा। तुम ये क्यों नहीं पूछ रहे हो? उसने कड़वे स्वर में पूछा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? सुधीर ने आज्ञाकारी ढंग से पूछा। देवराज मेहता दिल में गोली लगने से पहले ही मर चुका था।
उसके दिल में एक ऐसा चाकू भोंका गया था जो लंबा, पतला, नोकीला और मजबूत था और जिसके दोनों सिरे ब्लेड की धार जितने तेज थे। यानी कि वो वही पेपर नाइफ भी हो सकता है, सुधीर ने दिलचस्पी से कहा। विजय कुमार गौर से उसे देख रहा था। क्या बात है, तुम्हें सुनकर हैरानी नहीं हुई? उसने संदेहपूर्वक पूछा। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हें ऐसा कुछ होने की पूर्व जानकारी थी। देखो सुधीर, अगर तुमने मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश की तो। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं, सुधीर बोला। बात सिर्फ इतनी है, अचानक सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। अब हम ये भी समझ सकते हैं कि हमसे ये समझने की गलती क्यों हुई कि देवराज मेहता की मृत्यु सुरेश दुग्गल द्वारा चलाई गई रिवॉल्वर की गोली से हुई थी। किसी ऐसे विचित्र एवं आश्चर्यजनक संयोगवश जो लाखों में मुश्किल से एक आध बारी होता है और जिस पर आसानी से यकीन भी नहीं किया जा सकता। गोली दिल में ठीक उसी जगह जा घुसी जहां पहले ही देवराज मेहता को चाकू भोंका जा चुका था। सीधे दिल में भोंके गए चाकू ने तत्काल उसकी जान ले ली। इसलिए खून बहुत थोड़ा निकला और कमीज पर ही फैलकर रह गया। ओ गॉड! अचानक उसका स्वर उत्तेजित हो गया। इसका मतलब सुरेश दुग्गल ने हत्या नहीं की, उसने सिर्फ एक लाश पर गोली चलाई थी। असली हत्यारा कोई और था। हाँ, लेकिन गोली चलाते समय उसका इरादा भी हत्या करने का ही रहा था, विजय कुमार ने कहा। फिर तनिक रुककर बोला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और भी कहती है। सुधीर ने प्रश्नात्मक दृष्टि से उसकी ओर देखा। क्या? देवराज मेहता ने शराब की एक बूंद भी नहीं चखी। इस बार सुधीर बुरी तरह चौंका। तो फिर नीट विस्की का आधे से ज्यादा भरा वो ग्लास कौन पी गया जिसे नीना मेहता ने यहाँ पहुंचाया था, जो बकौल सुरेश दुग्गल उस वक्त भी आधे से ज्यादा भरा हुआ था जब वो पहली बार यहाँ आया था, और जो इस वक्त भी डेस्क पर ट्रे में खाली रखा है। तुम्हारी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ, इस ग्लास पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं पाए गए थे, जबकि ग्लास उठाकर खाली करने वाले की उंगलियों के निशान तो होने ही चाहिए थे। सिर्फ उसी के क्यों? इसलिए कि ग्लास में विस्की डालकर ट्रे में रखने से पहले रामलाल ने इसे अच्छी तरह से पोंछा होगा और इसे यहाँ तक लाने वाली नीना मेहता सिर्फ ट्रे पकड़कर ही लाई होगी। तब तो सीधी सी बात है, ग्लास खाली करने वाले ने जानबूझकर अपने निशान रगड़कर साफ किए हैं। सुधीर ने सहमति सूचक सर हिला दिया। वो महसूस कर रहा था पोस्टमार्टम ने सारा मामला ही उलट कर रख दिया था। रिपोर्ट वाकई छक्के छुड़ा देने वाली साबित हुई। सवाल तो यह है, चाकू भोंकने वाला कौन था? नीचे मौजूद चारों में से कोई भी हो सकता है, सुधीर विचारपूर्वक बोला। ये तुम कैसे कह सकते हो? सीधी सी बात है, सुरेश दुग्गल जब धमकी देने के बाद रिवॉल्वर लाने के लिए पिछली सीढ़ियों से भागा तो देवराज मेहता जिंदा था, क्योंकि बाद में दरवाजा बंद पाया गया था, जिसे खुद देवराज मेहता ने ही बंद किया हो सकता था। तत्पश्चात कोठी में कोई और आया था, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। नीचे मौजूद सभी लोगों, खासतौर से बलराज मेहता ने, जो कि पूरे वक्फे में हॉल में बैठा रहा था, इस बात को स्वीकार किया है। इसलिए चाकू भोंकने वाला इन्हीं चारों में से कोई एक है। लेकिन तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि सुरेश दुग्गल के चले जाने के बाद देवराज मेहता जिंदा था? जाने से पहले सुरेश दुग्गल भी तो चाकू भोंक सकता था। चाकू डेस्क पर ही पड़ा था, उसे उठाकर उसने एक सटीक वार ही तो करना था। और करीब 40 मिनट बाद वो रिवॉल्वर लेकर इसलिए वापस आया ताकि खुलेआम हत्या करके स्वांग कर सके, सुधीर ने उपहासपूर्वक पूछा। बेशक उसने सोचा होगा कि इस तरह वो वास्तविक हत्या के समय की अपनी तगड़ी एलिबाई गढ़ सकता था, विजय कुमार ने दृढ़तापूर्वक प्रतिवाद किया। आखिर उसने इस बात की तो जरा भी उम्मीद नहीं की होगी कि गोली उसी जख्म में जा घुसेगी जो पहले चाकू भोंकने से बन चुका था। उसे यकीन रहा होगा कि चाकू के जख्म का फौरन पता चल जाएगा। उसने वाकई बेहद चालाकी से काम लिया है। इस तरह विस्की का ग्लास खाली किए जाने की मिस्ट्री भी हल हो जाती है। देवराज मेहता को चाकू भोंकने के बाद वो घबरा गया होगा। बाहर जाने के लायक मुनासिब हौसला जुटाने के लिए उसने रुमाल से पकड़कर ग्लास उठाया होगा और खाली करके वापस रख दिया होगा। तुम्हारी इस थ्योरी में दम नहीं है विजय। क्यों? ये मत भूलो कि पिछला दरवाजा अंदर से बंद पाया गया था। अगर तुम्हारी थ्योरी को सही मान लिया जाए तो क्या दिल में चाकू उतरने के बाद देवराज मेहता की लाश ने उठकर दरवाजे को सिट करनी लगाई थी और फिर वो वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा था? दरवाजा तो कोई भी बंद कर सकता था। कोई भी कौन? मान लो सुरेश दुग्गल के चले जाने के बाद उस वक्त कोठी में मौजूद लोगों में से कोई स्टडी में आया था। उसने देवराज मेहता को मरा पाया और दरवाजा बंद करके चुपचाप वापस लौट गया। तुम भी कमाल करते हो। इसमें कमाल की क्या बात है? जनाब इंस्पेक्टर साहब, अगर उस वक्त कोठी में मौजूद लोगों में से कोई स्टडी में आया भी था तो देवराज मेहता को मरा पड़ा पाकर और पिछला दरवाजा खुला देखकर उसने साफ समझ जाना था कि हत्यारा सुरेश दुग्गल था। जबकि दरवाजा लॉक करने का सीधा सा मतलब है सुरेश दुग्गल को पूर्णतया संदेह मुक्त करना और अपने समेत कोठी में तमाम लोगों को शक के दायरे में घसीट लाना। और मैं नहीं समझता कि इन लोगों में कोई भी इतनी बड़ी और खतरनाक बेवकूफ़ी करेगा। विजय कुमार ने खामोशी से सोचा। ठीक कहते हो, वो निरुत्साहित स्वर में बोला। इसका मतलब सुरेश दुग्गल हत्यारा नहीं है। असली हत्यारा इन पांचों में से ही है।
पांचों? पांचवा कौन है? दिल्ली वाला वकील। वारदात के वक्त वो भी यही मौजूद था और उसे संदेह मुक्त नहीं किया जा सकता। इन पांचों के बयानों से जाहिर है कि सुरेश दुग्गल के धमकी देकर जाने से रिवॉल्वर सहित लौटने तक के बीच के वक्फे में इन सबको स्टडी में जाकर देवराज मेहता की हत्या करने का मौका हासिल था। विजय कुमार सोचपूर्ण ढंग से बोला। वकील जयंतनाथ ऊपर सामने वाले कमरे में दरवाज़ा बंद किए अकेला बैठा था। नीना मेहता ने थोड़ी ही देर पहले मुझे बताया है कि स्टडी में विस्की पहुंचाने के बाद वो बगल के अपने बेडरूम से अटैच बाथरूम में नहाने चली गई थी। फिर वो तैयार होकर नीचे पहुंची और क्लब चली गई। उसी के साथ कोठी से बाहर निकलने से पहले जगमोहन भी थोड़ी देर के लिए कमरे में आया था। बलराज मेहता का कहना है कि फायर की आवाज़ सुनने से पहले तक वो पूरे वक्त हॉल में ही बैठा रहा था, लेकिन नीना मेहता और जगमोहन के चले जाने के बाद वो वहाँ अकेला रह गया था और वो चुपचाप यहाँ तक आसानी से आ सकता था। ये ठीक है कि नौकर रामलाल ऊपर नहीं आया, लेकिन वो भी हत्यारे के साथ किसी रूप में हत्या की साजिश में शामिल हो सकता था। यहाँ आती बार तुमने नीचे हॉल में देवर भाभी को देखा था? देखा ही नहीं, बातें भी की थी। उन दोनों को देवराज मेहता की मौत का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। मुझे लगता है देवराज मेहता इंसान नहीं, कोई सड़ियल कुत्ता था। हर कोई उससे नफरत करता था। उसकी मौत का किसी को भी अफसोस नहीं है। तुम्हें याद है? विजय कुमार बोला। राजेश ने बताया था कि बलराज मेहता और नीना मेहता में अफेयर होने की अफवाह आम है। अच्छी तरह याद है, सुधीर सहमति देकर बोला। वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये जानने की कोशिश ज़रूर करता कि बलराज मेहता महीनों बाद आज ही क्यों अपने भाई से बातचीत करने आया था। यही नहीं, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वो वकील क्यों दिल्ली से भागा भागा यहाँ आया था। देवराज मेहता से किस लिए मिलना चाहता था? विजय कुमार का स्वर कठोर था। शुरू में मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मामला सीधा और साफ था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। तुम्हारे बताए पोस्टमार्टम ने खोपड़ी के चूल्हे हिलाकर रख दी है। पता नहीं कहाँ से ये सनक तुम पर सवार हो गई थी। तो दोस्तों, ये था लाश की हत्या नॉवल का पार्ट 6। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।